नमस्कार, मैं हूं सुधीर चौधरी और डीडी न्यूज पर इस नए शो डिकोड में आपका स्वागत है। आज सबसे पहले हम आपको यह दिखाएंगे कि आईपीएल में आरसीबी की जीत का जश्न कैसे मौत के मातम में बदल गया। यह आरसीबी का पहला आईपीएल खिताब था, लेकिन उसकी खुशी 24 घंटे में ही गम में बदल गई। बेंगलुरु के जिस स्टेडियम में जीत का जश्न मनाया जाना था, वहां लाखों लोग पहुंच गए, जिससे भगदड़ मच गई और इसमें 11 लोगों की मौत हो गई। भीड़ और भगदड़ से भारत का बड़ा पुराना रिश्ता रहा है। हमारे देश में लाखों की भीड़ अक्सर इकट्ठा हो जाती है, लेकिन उसके लिए न तो पर्याप्त जगह होती है और न ही इंतजाम होते हैं। और भारत में इस तरह की घटनाएं होती रहती हैं, चाहे स्टेडियम हो, आश्रम हो, थिएटर हो, रेलवे स्टेशन हो। फिर भी हमारे देश का प्रशासन और हमारे देश की अलग अलग सरकारें इससे सीख नहीं लेती। इसके बाद हम आपको दुनिया के सबसे ऊंचे रेल ब्रिज पर लेकर चलेंगे और यह पुल भारत के ही जम्मू कश्मीर राज्य में है। चिनाब नदी पर बने इस पुल के जरिए भारत ने पाकिस्तान के बारूद का जवाब इस ब्रिज से दिया है। यानी जिस इलाके में पाकिस्तान आतंकवाद फैलाना चाहता है, वहां भारत का जवाब जो है, भारत उसका जवाब विकास से दे रहा है। आज जब आप इस पुल की भव्य तस्वीरें देखेंगे तो शायद आपको यकीन नहीं होगा अपनी आंखों पर कि यह पुल आपके अपने ही देश में है। और आखिर में, हाल ही में युवा लड़कियों की उनके बॉयफ्रेंड द्वारा की जा रही हत्याओं के मामलों को आपके लिए डिकोड करेंगे। क्या इसके लिए सोशल मीडिया भी जिम्मेदार है? आज हम आपको दिखाएंगे कि कैसे आजकल के लड़के अपनी गर्लफ्रेंड्स की जासूसी करने के लिए सोशल मीडिया का इस्तेमाल कर रहे हैं, और जैसे ही उन्हें यह पता चलता है कि उनकी गर्लफ्रेंड किसी और से बातें कर रही है, तो वो बदले की आग में जलने लगते हैं और फिर अपनी गर्लफ्रेंड की हत्या तक कर देते हैं। अगर आपके घर में भी युवा हैं, आपके परिवार में युवा हैं, तो ये खबर खास तौर पर आपके लिए है और देश के युवाओं को भी ध्यान से आज की खबर देखनी चाहिए। लेकिन आज की सबसे बड़ी और सबसे दुखद खबर यह है कि बेंगलुरु में मची भगदड़ में 11 लोगों की मौत हो गई है और 30 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। आज हमने सोचा तो यह था कि हम सबसे पहले आपके लिए आईपीएल में आरसीबी की जीत को डिकोड करेंगे और आपको बताएंगे कि इस जीत से क्या क्या सीखा जा सकता है, इस जीत से कौन कौन से लाइफ लेसन आप सीख सकते हैं। प्लान तो हमारा यह था और हमने ये पूरा विश्लेषण तैयार भी कर लिया था, लेकिन अब आज हमें शुरुआत में यह बताना पड़ रहा है कि आज शाम को बेंगलुरु के एक स्टेडियम के बाहर आरसीबी की विक्ट्री परेड से कुछ देर पहले ही एक भगदड़ मच गई और इसमें अब तक 11 लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है। कुछ लोग ये दावा भी कर रहे हैं कि यह घटना कर्नाटक की विधानसभा के बाहर हुई है, लेकिन यह जानकारी पूरी तरह से गलत और भ्रामक है। सच यह है कि बेंगलुरु में विधानसभा के परिसर में आरसीबी के सभी खिलाड़ियों को कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया और उप मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार ने सम्मानित तो किया था, लेकिन यह भगदड़ विधानसभा के बाहर नहीं हुई। यह घटना विधानसभा से लगभग 2.5 किलोमीटर दूर बेंगलुरु के चिन्ना स्वामी स्टेडियम के बाहर हुई, जहां कर्नाटक स्टेट क्रिकेट एसोसिएशन ने एक बड़ा कार्यक्रम रखा था, जिसमें आरसीबी के सभी खिलाड़ियों को सम्मानित किया जाना था। बेंगलुरु की पुलिस ने भारी भीड़ को देखते हुए आरसीबी की विक्ट्री परेड को रद्द कर दिया था, लेकिन इसके बावजूद स्टेडियम के बाहर सुबह से ही हजारों लोगों की भीड़ मौजूद रही और लोग किसी भी तरह से इस स्टेडियम में प्रवेश करने की कोशिश कर रहे थे ताकि इन खिलाड़ियों को वो पास से देख सके। इस भगदड़ में कई लोगों को मौके पर सीपीआर भी दिया गया और उन्हें कंधे पर उठाकर अस्पताल में भर्ती कराने की भी कोशिश की गई। अस्पताल ले जाने की कोशिशें हुई, लेकिन इसके बावजूद 11 लोगों ने अपनी जान गंवा दी। इस घटना के पीछे अलग अलग वजहें बताई जा रही हैं, जिनकी पुष्टि होना अभी बाकी है, लेकिन क्या वजहें बताई जा रही हैं वो हम आपको बताते हैं। जैसे लोगों के बीच ये अफवाह फैल गई कि इस कार्यक्रम के दौरान स्टेडियम में बिना टिकट के लोग जा सकते हैं, जिसके कारण स्टेडियम के मेन गेट पर भारी भीड़ इकट्ठा हो गई। दूसरा, जब स्टेडियम में जाने के लिए लोगों के बीच धक्का मुक्की हुई, तब उसी दौरान बारिश की वजह से लोग इधर उधर भागने लगे, जिससे वहां भगदड़ मच गई। और तीसरा दावा यह किया जा रहा है कि पुलिस ने भीड़ को कंट्रोल करने के लिए लाठी चार्ज कर दिया, जिससे भगदड़ ने गंभीर रूप ले लिया, लोग इधर उधर भागने लगे। तो एक तो बारिश आ रही है, ऊपर से लाठी चार्ज शुरू हो गया। हालांकि बेंगलुरु की पुलिस और कर्नाटक की सरकार ने
इनमें से किसी भी दावे की पुष्टि नहीं की है और अब तक यह भी स्पष्ट नहीं है कि क्या स्टेडियम के अंदर बिना पास के लोगों को भेजा जा रहा था, जिसके कारण लोग एक दूसरे को धक्का दे रहे थे। हर कोई पहले स्टेडियम में प्रवेश करने की कोशिश कर रहा था। हमारे पास आज की इस दुखद घटना के कुछ वीडियोस आए हैं जिनमें आरसीबी के फैंस स्टेडियम की दीवार पर चढ़कर स्टेडियम के अंदर जाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि स्टेडियम के मेन गेट पर बहुत भीड़ थी और वहां पर पैर रखने की भी जगह बची नहीं थी। सबसे पहले आप इस घटना के समय की ये सारी तस्वीरें आज देखिए और ये सुनिए कि वहां घटना के दौरान मौजूद लोगों ने अपनी आंखों से क्या देखा। State government has to take complete responsibility on this tragedy. The exact number is not been still this one. It's been really crowded. We do have tickets, but then since there was a lot of stampedes and all that happening, they didn't let us go inside. And now we're not even inside and not even able to go back. So we're just stuck. ये राज्य प्रायोजित हत्या है। फिर पॉलिटिसाइज करने की बात। तो पूरे दिन का घटनाक्रम हमने आपको इस वीडियो में दिखा दिया। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया का कहना है कि जिस स्थान पर 35,000 लोग ही आ सकते थे, वहां पर 2 से 3 लाख लोगों के पहुंचने की वजह से यह भगदड़ मच गई। और बीसीसीआई के अंतरिम अध्यक्ष राजीव शुक्ला ने भी यही बात कही है कि जगह बहुत कम थी, 30 से 35,000 लोगों की जगह थी और लाखों की संख्या में लोग वहां पहुंच गए। तो आप देखिए हमारे देश में क्रिकेट का भी जो जुनून है वो किस हद तक जा सकता है, देखिए। There are small gates. The people entered through the gates. They have broken the gates. They have broken the gates also. So stampede has taken place. Nobody has expected so much of crowd will come because the capacity of the stadium is only 35,000 people. Only 35,000 seats are there. But 2 to 3 lakh people have come to participate in the celebration. भीड़ बहुत ज्यादा हो गई थी। अचानक इस कार्यक्रम को आयोजित किया गया, उसकी और ये अंदाजा किसी को नहीं था। फ्रेंचाइजी से मेरी बात हुई, फ्रेंचाइजी भी कहना उनको भी अंदाजा नहीं था कि इस तरह भीड़ उमड़ पड़ेगी। तो ये अचानक हुआ हादसा है जिसको लेके सारे लोग दुखी हैं और जो भी जितनी मैक्सिमम मदद हो पाएगी मृतकों के परिवारों की और जो घायल हैं उनके, वो सब करने का प्रयास हो रहा है। देखिए इसमें रिजिग्नेशन ये सब फिर पॉलिटिसाइज करने की बात है, ये पॉलिटिक्स की बात थोड़ा ना है। तो आप सोचिए, जिस स्थान पर 30 से 35,000 लोगों की ही जगह है, वहां पर 2 से 3 लाख लोग पहुंच गए। हालांकि कर्नाटक बीजेपी के नेता इस घटना को राज्य सरकार की लापरवाही बता रहे हैं और पूर्व मुख्यमंत्री एचडी कुमारस्वामी ने भी कहा है कि यह घटना सरकार की लापरवाही की वजह से हुई है और कांग्रेस की सरकार को इसकी पूरी जिम्मेदारी लेनी चाहिए। State government has to take complete responsibility on this tragedy. So I demand Chief Minister to take up the responsibility and he should refer the matter for the judicial inquiry and let Chief Minister decide who has to take up the responsibility. Let Chief Minister decide. But he has to refer the matter to the judicial inquiry.
आपको याद होगा पिछले साल 4 दिसंबर को हैदराबाद के संध्या थिएटर में मशहूर एक्टर अल्लू अर्जुन की फिल्म पुष्पा 2 की स्क्रीनिंग के दौरान भी एक ऐसे ही भगदड़ मच गई थी और इसमें भी एक महिला और उसके बेटे की मौत हो गई थी। उस समय तेलंगाना में कांग्रेस की सरकार ने आयोजकों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई थी और एक्टर अल्लू अर्जुन को भी गिरफ्तार कर लिया था। इसके अलावा मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने तब कहा था कि बहुत सारे लोग एक्टर अल्लू अर्जुन को गिरफ्तार करने के लिए उनकी सरकार की आलोचना कर रहे हैं, लेकिन क्या एक फिल्म स्टार कानून से ऊपर है और क्या आम लोगों की मौत के लिए जिम्मेदार होने पर किसी एक्टर को गिरफ्तार नहीं करना चाहिए? उन्होंने तब ये भी कहा था कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का संविधान सबके लिए बराबर है इस देश में, चाहे वो उनका अपना परिवार हो, चाहे कोई एक्टर हो, चाहे कोई अमीर हो, चाहे कोई गरीब हो। और उस वक्त मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी के इस बयान के लिए लोगों ने बड़ी तालियां बजाई थी। लेकिन आज बड़ा सवाल यह है कि क्या यही कानून और यही बातें, यही सिद्धांत कांग्रेस के शासन वाले कर्नाटक में भी लागू होती हैं? बेंगलुरु में जिस कार्यक्रम से पहले यह भगदड़ हुई, उसका आयोजन कर्नाटका स्टेट क्रिकेट एसोसिएशन ने किया था और सरकार को भी इसकी पूरी जानकारी थी। आज आपको महाकुंभ की भगदड़ को भी याद करना चाहिए। जब आपको याद होगा महाकुंभ में भगदड़ हुई थी, तब कितनी राजनीति इस पर हुई थी और कांग्रेस के नेताओं ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का इस्तीफा तक तब मांग लिया था। लेकिन आज जब बेंगलुरु में ऐसी ही घटना हुई है, तो हमें वो रोष, वो गुस्सा दिखाई नहीं दे रहा जैसा महाकुंभ की भगदड़ में दिखाई दे रहा था। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इस घटना पर गहरा दुख व्यक्त किया है और मृतकों के परिवारों के साथ अपनी संवेदनाएं जताई हैं। और विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने भी इस घटना पर दुख जताया है और कहा है कि कोई भी जश्न इंसान की जान से बड़ा नहीं हो सकता। आज एक बड़ा सवाल यह भी है कि हमारे देश में जो आम लोग अपने वोट की ताकत से सरकारों को चुनते हैं, उन आम लोगों को भगदड़ की इतनी दर्दनाक मौत क्यों मिलती है? हमारे देश का कोई स्टेडियम हो, कोई थिएटर हो, किसी बाबा का कोई आश्रम हो, रेलवे स्टेशन हो, भगदड़ की त्रासदी आम लोगों की जिंदगी को बड़ी बेरहमी से कुचल देती है। एनसीआरबी के मुताबिक वर्ष 2001 से 2022 के बीच देश भर में 3074 लोगों की मौत ऐसे ही भगदड़ में हुई और इनमें भी मरने वालों में 70% पुरुष थे, 30% महिलाएं थीं। और आज हम आपको यह भी बताना चाहते थे कि आप आरसीबी की जीत से क्या क्या सीख सकते हैं, लेकिन उससे पहले ही आज आपको यह बताना पड़ रहा है कि आपको इस भगदड़ से कैसे बचना चाहिए और इस भगदड़ से आप क्या सीख सकते हैं। तैयारी तो आज हमने कुछ और की थी। तैयारी तो ये थी कि आरसीबी का जो जश्न है उसमें आप भी शामिल हों। तैयारी तो ये थी कि इतने वर्षों के लंबे इंतजार के बाद आरसीबी ने जो ये जीत हासिल की है, इससे आप क्या सीख सकते हैं, इसमें लाइफ लेसन क्या है। लेकिन वहां तक तो नौबत ही नहीं आई, उससे पहले यह दुखद समाचार आ गया। तो आरसीबी की जीत से आप क्या सीख सकते हैं, ये तो बाद में बात करेंगे। इस भगदड़ से आप क्या सीख सकते हैं, पहले ये देख लीजिए। भगदड़ में सबसे ज्यादा मौतें गिरकर चोट लगने से नहीं होती, बल्कि सबसे ज्यादा मौत होती हैं दम घुटने से, और इसे कंप्रेसिव एस्फिक्सिया कहते हैं। इसमें पेट और छाती पर वजन पड़ने से सांस लेना मुश्किल हो जाता है और इसी की वजह से उस व्यक्ति की मौत हो जाती है। और आपने भी देखा होगा कि भगदड़ के बाद ज्यादातर लोगों को सीपीआर देकर उनकी जान बचाने की कोशिश की जाती है। तो सबसे ज्यादा जो मौत होती है भगदड़ में, वो दम घुटने से होती हैं। लोग नीचे गिर जाते हैं, उनके ऊपर लोग चढ़ जाते हैं और उस वजन की वजह से सांस लेना मुश्किल हो जाता है। इससे बचने का एक ही तरीका है कि आप ऐसी जगह या ऐसे कार्यक्रम से दूरी बनाकर रखें जहां जरूरत से ज्यादा भीड़ है, और कभी भी किसी भी चीज के लिए ऐसी दौड़ में शामिल ना हो जहां बाकी लोग आपको गिराकर भी आगे बढ़ सकते हैं। भीड़ होती है, भीड़ में संवेदनाएं नहीं होती, भीड़ संवेदनशील नहीं होती, और जब उस भीड़ को नियंत्रित करने में लापरवाही हो जाए, उस भीड़ को कंट्रोल करने के लिए इंतजाम ना किए गए हों, प्रशासन उसके लिए तैयार ना हो,
तो आम लोगों को दर्दनाक तरीके से अपनी जान गंवानी पड़ती है, शायद किसी और की गलती की वजह से। तो इसलिए आज हम आपसे यही कहना चाहेंगे कि जब आपको कभी भी यह अंदेशा लगे कि किसी एक स्थान पर ज्यादा भीड़ होने वाली है, वहां पर स्थान कम है, जगह कम है और उससे कई गुना ज्यादा भीड़ की आशंका आपको लग रही है, तो ऐसी भीड़ से दूर रहना ही समझदारी होगा। ऐसी भीड़ में अगर आप ये सोचेंगे कि वहां पर इंतजाम बहुत अच्छे हो जाएंगे और कोई आपको बचा लेगा, तो शायद ये आपकी एक गलतफहमी है। लेकिन दुखद बात यह है कि हमारे देश में क्रिकेट का जुनून इतना बड़ा है कि लोग हर कीमत पर क्रिकेट खिलाड़ियों को देखना चाहते हैं, उनको करीब से जानना चाहते हैं, उनको बहुत पास से देखना चाहते हैं और इसके लिए वो अपनी जान भी जोखिम में डालने के लिए तैयार हो जाते हैं। इसी तरीके से हमारे देश में फिल्म स्टार्स को भी देखने के लिए कितनी होड़ मची रहती है। हर कोई चाहता है कि अगर कोई बड़ा फिल्म स्टार आया हुआ है तो अपनी जान पर खेल कर भी उसके करीब जाना चाहते हैं और बहुत भीड़ हो जाती है। इसी प्रकार आपने देखा होगा और भी बहुत सारी जगहें होती हैं जहां हमारे देश में भीड़ ज़रूरत से ज़्यादा हो जाती है और फिर उसे कंट्रोल करने के इंतज़ाम हमारे पास नहीं होते। कई बार क्षमता इतनी नहीं होती प्रशासन में, उस जगह में, स्टेडियम के अंदर इतनी जगह नहीं होती कि इस भीड़ को वो बर्दाश्त कर सके। इस भगदड़ ने आरसीबी की जीत के जश्न को मौत के मातम में बदल दिया। लेकिन आज हम आपको यह भी बताना चाहते हैं कि 18 वर्षों के बाद विराट कोहली और उनकी टीम आरसीबी के लिए आईपीएल का खिताब जीतना क्या बताता है और आप इस जीत से क्या सीख सकते हैं। आज मैं ये नहीं कह रहा कि आप क्रिकेट के फैन हैं या नहीं, आप आईपीएल देखते हैं या नहीं। हो सकता है आप में से बहुत लोग ऐसे होंगे जो आईपीएल नहीं देखते, जो क्रिकेट के फैन भी नहीं हैं, लेकिन आपके आसपास जो कुछ हो रहा है उससे आप बहुत कुछ सीख सकते हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि आरसीबी की जीत जो हुई है आईपीएल के फाइनल में कल रात को, उससे भी आप बहुत कुछ सीख सकते हैं, उसे अपने जीवन में आप अपना सकते हैं। अगर आप मुझसे पूछेंगे तो विराट कोहली और उनकी टीम ने सिर्फ आईपीएल की एक ट्रॉफी नहीं जीती है, बल्कि एक पूरी की पूरी पीढ़ी की उम्मीदों को जीता है। इस जीत में 18 वर्षों का लंबा इंतजार है, इस जीत में 18 वर्षों की भूख है, इस जीत में अनगिनत ताने हैं, इस जीत में भयंकर अनुशासन है, इसमें धैर्य है, इंतजार करने की क्षमता है और विराट कोहली का वो सपना है जिसे वो कभी भूले नहीं। इस सपने के साथ 18 साल तक वो जीते रहे। हर साल जब भी आईपीएल का नया सीजन शुरू हुआ करता था, तब विराट कोहली और आरसीबी को लेकर मीम बनाए जाते थे सोशल मीडिया पर, मजाक उड़ाया जाता था और कहा जाता था कि आरसीबी की ट्रॉफी की तलाश अब सीआईडी वाले भी छोड़ चुके हैं। इन तानों और मजाक ने आरसीबी के विराट इरादों को अपने लक्ष्य से हटने नहीं दिया और आरसीबी 18 साल के बाद आईपीएल का खिताब कल रात को जीत गई। मैच के अंतिम क्षणों में विराट कोहली की आंखों में आंसू थे और पूरा देश यह देख रहा था कि जिस हार को उन्होंने आरसीबी की किस्मत मान लिया था, उसे अब इस टीम ने पलट दिया है। आप अक्सर यह बात सुनते होंगे कि मर्द रोते नहीं हैं, लेकिन कल जब मैच जीतने पर विराट कोहली की आंखों से आंसू निकल रहे थे, वो भावुक हो रहे थे, तो उनके साथ पूरा देश भी भावुक हो गया। लोगों को ऐसा लगा कि एक काम जो पिछले 18 वर्षों से रुका हुआ था, उसे अब पूरे देश ने विराट कोहली और आरसीबी की जीत के साथ पूरा कर लिया है। आईपीएल की जो ट्रॉफी है, उस पर संस्कृत में एक श्लोक लिखा है जिसका मतलब होता है जहां प्रतिभा को अवसर मिलता है। और यह बात विराट कोहली और उनकी टीम पर बिल्कुल फिट बैठती है। हर उस मेहनती खिलाड़ी पर, हर उस प्रतिभाशाली खिलाड़ी पर फिट बैठती है जो अपनी प्रतिभा के दम पर, अपनी मेहनत के दम पर और अपने अनुशासन के दम पर यहां तक पहुंचा है। और इसीलिए आईपीएल की ट्रॉफी पर लिखा है जहां प्रतिभा को अवसर मिलता है। आरसीबी की इस जीत से आप क्या सीख सकते हैं? जैसा मैंने आपको कहा, आप क्रिकेट के फैन ना भी हों, विराट कोहली के फैन ना हों, आप आईपीएल ना भी देखते हों, फिर भी अपने जीवन में आप 4 सीख यहां से ले सकते हैं। पहली सीख, मुश्किल परिस्थितियों में भी हमेशा धैर्य रखें। धैर्य आपकी सबसे बड़ी पूंजी है।
आरसीबी ने यह खिताब जीतने के लिए पूरे 18 वर्षों तक इंतजार किया और इस दौरान विराट कोहली ने काफी उतार चढ़ाव देखे अपनी जिंदगी में, निजी जिंदगी में भी देखे और प्रोफेशनल जिंदगी में भी देखे, और उन्हें इस टीम की कप्तानी भी छोड़नी पड़ी। लेकिन उन्होंने उम्मीद और धैर्य को कभी नहीं छोड़ा और यह जीत सिखाती है कि समय चाहे कितना भी लंबा क्यों ना हो, अगर मेहनत सच्ची हो और इरादे मजबूत हों तो जीत जरूर मिलती है। और समय के बारे में तो कहते ही हैं कि समय की एक चीज बड़ी अच्छी है कि समय बदलता है, अच्छा भी और बुरा भी। दूसरा है अनुशासन। वर्ष 2008 में जब विराट कोहली आरसीबी का हिस्सा बने थे तब वो सिर्फ 19 साल के थे, लेकिन उनका और पूरी टीम का अनुशासन ऐसा था कि आज 36 साल की उम्र में भी विराट कोहली ने अपनी टीम को आईपीएल का चैंपियन बना दिया। और आज भी उनके खेल में कोई अंतर नहीं, उनकी शारीरिक ताकत में, उनकी चपलता में, उनकी भूख में कोई अंतर नहीं। एक 19 साल का युवा और एक 36 साल का खिलाड़ी, दोनों में जिंदगी बहुत अंतर ला देती है, सोचने समझने में बहुत फर्क आ जाता है। आप 2008 की तस्वीर देख लीजिए और 2025 की तस्वीर देख लीजिए, लेकिन एक अनुशासन ऐसी चीज है कि अनुशासन ही जीत की सबसे बड़ी चाबी होती है और आरसीबी ने इस अनुशासन को कभी छोड़ा नहीं। विराट कोहली इस अनुशासन के साथ लगातार 18 वर्षों तक चलते रहे। तीसरी सीख है नाकाम होने के बाद भी जीत की भूख को जिंदा रखना। और जब आप विराट कोहली या आरसीबी के बाकी खिलाड़ियों को देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि उनके अंदर जीत के लिए संयम तो था, धैर्य तो था, लेकिन साथ ही इसकी भूख भी दूसरी टीमों से ज्यादा थी। और चौथी सीख है निरंतरता, कंसिस्टेंसी। आरसीबी को यह जीत एक दिन में नहीं मिली, बल्कि उसके हर खिलाड़ी ने वर्षों तक इस जीत के लिए खुद को मेहनत की आग से तपाया है। और इस बात को आप अपने जीवन में भी याद रखिए कि सफलता अचानक नहीं मिलती और ये इंस्टेंट नूडल्स की तरह नहीं होती, बल्कि ये रोज रोज की छोटी कोशिशों से हासिल की जाती है। और विराट कोहली से आखिरी सीख आप लिख सकते हैं लॉयल्टी की, यानी फेथफुलनेस। लॉयल्टी आज के जमाने में सबसे दुर्लभ है। आरसीबी की टीम को यह जीत उसके हर खिलाड़ी की ईमानदारी और मेहनत से मिली है और लॉयल्टी से मिली है, जिन्होंने सिर्फ जीत का सपना नहीं देखा बल्कि ईमानदारी से उस सपने को पूरा भी किया। और कहते हैं कि मेहनत इतनी खामोशी से करो कि सफलता शोर मचा दे, और आरसीबी की जीत अब पूरे देश में ऐसा ही शोर मचा रही है। तो आप सोचिए, विराट कोहली एक ऐसे खिलाड़ी हैं जो 18 वर्षों से एक ही टीम के साथ खेल रहे हैं। इस दौरान बड़े बड़े खिलाड़ियों ने अपनी टीमों को कई बार बदल लिया। विराट कोहली भी चाहते तो अपनी टीम बदलकर इससे कहीं ज्यादा पैसा कमा सकते थे, लेकिन उन्होंने इन 18 वर्षों में एक बार भी अपनी टीम को छोड़ा नहीं। एक ही टीम के साथ लगातार 18 वर्षों तक खेलते रहे, और चाहे अच्छा दौर हो चाहे बुरा दौर हो, ये वो टीम है जो 18 वर्षों से कभी खिताब जीत नहीं पा रही थी। विराट कोहली को यह भी लग सकता था कि एक ऐसी टीम में खेलने का क्या फायदा जो कभी फाइनल जीतेगी ही नहीं। किसी ऐसी टीम में चलते हैं जो बहुत मजबूत टीम हो, जिसके पास ज्यादा बड़े बड़े खिलाड़ी होंगे, ज्यादा चकाचौंध होगी, ज्यादा पैसा होगा, ज्यादा रिसोर्सेज होंगे। लेकिन वो कभी भी अपनी इस टीम को छोड़कर नहीं गए, चाहे समय कैसा भी रहा हो। और इससे आप ये समझिए कि इस तरह का जो साथी है अगर आपके जीवन में आ जाए, इस तरह का दोस्त आपके जीवन में आ जाए, इस तरह का सदस्य अगर आपकी टीम में आ जाए, इस तरह का सदस्य अगर आपके परिवार में आ जाए, जो 18 वर्षों तक, आज के ज़माने में जहां 18 मिनट की दोस्ती भी कई बार चलती नहीं है, 18 दिन की दोस्ती नहीं चलती, 18 महीने की दोस्ती नहीं चलती, 18 साल तक एक खिलाड़ी एक टीम में खेलता रहे, ये लॉयल्टी को देखिए आप, ये कितनी बड़ी बात है। इस खबर के आखिर में हम आपको एक तस्वीर दिखाना चाहते हैं, और ये उस समय की है जब कर्नाटक की विधानसभा के बाहर मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने आरसीबी के सभी खिलाड़ियों को सम्मानित किया और कहा कि कर्नाटक को इन खिलाड़ियों पर गर्व है और ये गर्व होना भी चाहिए, हमें इसमें कोई आपत्ति नहीं। हम सिर्फ ये याद दिलाना चाहते हैं कि कर्नाटक में ऐसी घटनाएं हुई हैं जिनमें उत्तर भारत के हिंदी भाषी कामगारों के साथ हिंसा और भेदभाव होता है, भाषा के नाम पर होता है। कुछ नेता इसे सही ठहराने की कोशिश करते हैं कि अगर आप कर्नाटक में हैं तो आपको कन्नड़ ही बोलनी पड़ेगी, बाहर हिंदी बोलने वालों का वहां स्वागत नहीं है। आज यहां से एक चीज और देखिए,
आज हमारा सवाल ये है, अगर आरसीबी की टीम में मौजूद उत्तर भारत के हिंदी भाषी राज्यों के खिलाड़ियों का इस तरह से सम्मान अगर हो सकता है, तो फिर उत्तर भारत से कर्नाटक में आने वाले कामगारों के साथ ऐसा दुर्व्यवहार क्यों होता है? आरसीबी की जिस टीम को कर्नाटक की सरकार ने आज सम्मानित किया, उनमें सिर्फ एक खिलाड़ी कर्नाटक से था, बाकी सारे खिलाड़ी दिल्ली से, मध्य प्रदेश से, गुजरात से, उत्तर प्रदेश से और महाराष्ट्र से थे या फिर दूसरे देशों से थे। जिस तरह खिलाड़ी अपने प्रोफेशन के लिए अपने राज्यों से, अलग अलग राज्यों से कर्नाटक में खेलने के लिए आ जाते हैं और वहां उन्हें इतना प्यार मिलता है, ठीक वैसे ही क्या उन लोगों को भी कर्नाटक में वही प्यार, वही सम्मान नहीं मिल सकता जो काम करने के लिए अपने अपने घरों को छोड़कर, अपने राज्यों को छोड़कर कर्नाटक में आते हैं? तो आज आप देख लीजिए, आरसीबी में एक खिलाड़ी कर्नाटक का है और बाकी सारे बाहर से हैं, और फिर भी वो बेंगलुरु के लिए, कर्नाटक के लिए, कर्नाटक के क्रिकेट फैंस के लिए कितनी मेहनत कर रहे हैं। और आखिरकार 18 वर्षों की मेहनत के बाद आज वो आईपीएल की ट्रॉफी कर्नाटक के इन्हीं लोगों के लिए लेकर आए हैं, और इनमें से ज्यादातर कन्नड़ नहीं जानते। अब हमारा आपसे एक और सवाल यह है कि कल्पना कीजिए, आज अगर कोई यह कहे कि आईपीएल के फाइनल में विराट कोहली आउट हो गए थे या आरसीबी के तो 9 विकेट गिर गए थे और इसलिए इसे आरसीबी की जीत नहीं माना जाएगा, तो आप क्या कहेंगे? आज जब हम बात कर रहे हैं, आप और हम और पूरा देश, तो हम आरसीबी की जीत की बात कर रहे हैं। इस दौरान हम ये नहीं देख रहे कि आरसीबी के कितने विकेट गिरे, विराट कोहली ने कितने रन बनाए, क्योंकि जीत जीत होती है। इस वक्त हमारे देश के कुछ लोग भारत के साथ भी यही कर रहे हैं और वो कह रहे हैं कि युद्ध में अगर भारत का थोड़ा बहुत नुकसान हुआ भी है तो यह युद्ध भारत जीता नहीं है। वो भारत से ये कह रहे हैं, भारतीय सेना से ये कह रहे हैं कि आप जीते नहीं हैं क्योंकि आपकी विकेटें गिर गई। पहले आप ये बताइए कि आपकी विकेट कितनी गिरी, फिर हम तय करेंगे कि आप जीते या नहीं। पहले ये बताइए कि आपका नुकसान कितना हुआ, फिर तय करेंगे कि भारतीय सेना जीती या नहीं। भारत के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान ने भी बिल्कुल यही बात कही है और उनका ये बयान आज पूरे देश को बहुत ध्यान से सुनना चाहिए। You know, when I was asked about losses on our side, I said these are not important. The results and how you act is important. So it would be not very correct to talk about losses, means numbers, etc. But suppose you go on in a test match, cricket test match, and you win by innings defeat. Then there's no question of how many wickets and how many balls and how many players. It's an innings kind of a defeat. But since there is always this inquisitivity as to the result of your strikes, which was visible. तो आज हम भी आपसे ये कहेंगे और पहले से हम आपसे ये कहते आ रहे हैं कि जीत जीत होती है। अगर कल रात की ही जीत के बारे में आप बात कर लें आईपीएल के फाइनल में, तो अब किसी को याद नहीं कि दोनों टीमों के कितने कितने विकेट गिरे थे। किसी को याद नहीं कि आरसीबी ने इस जीत की प्रक्रिया में अपनी कितनी विकेट खोई, उन्होंने कितने कैच छोड़े, उन्होंने कितनी बार मिसफील्डिंग की, कितनी बार उनके खिलाड़ियों से गलती भी हुई। क्योंकि आखिर में जो बात मायने रखती है वो ये कि मैच का नतीजा क्या हुआ और आरसीबी इस मैच में, इस ट्रॉफी में जीत गया। और यही बात हमें भारतीय सेना पर भी लागू करनी चाहिए। पाकिस्तान से हमने 4 दिन का युद्ध लड़ा, लेकिन हमारे देश के लोग ये पूछते हैं कि पहले ये बताओ कि विकेट कितने गिरे, तभी हम मानेंगे कि आप जीते हैं या हारे हैं। अब हम अपने अगले विश्लेषण से पहले आपको जनरल अनिल चौहान का एक और बयान सुनाना चाहते हैं, जिसमें उन्होंने कहा है कि भारत के खिलाफ युद्ध में पाकिस्तान असल में 48 घंटे लड़ने के लिए तैयार था। उसने सोचा था कि भारत को 48 घंटे में झुका देगा, लेकिन पाकिस्तान भारत के सामने 8 घंटे में ही अपने घुटनों पर आ गया। Although lost by Pakistan on 10th of May at about 1 a.m., its aim was to get down India to its knees in 48 hours. Multiple attacks were launched, and in some manner they have escalated this conflict, which we had actually hit only terrorist targets, but also into the military domain.
From their perspective, it would have been rational in the sense they would have said that you use military means to hit these targets. But it was also rational on their part, operation which they thought they'll continue for 48 hours, folded up in about 8 hours. And on 10th, then they picked up the telephone and said they wanted to talk. तो आपने सुना जनरल अनिल चौहान ने क्या कहा। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान तैयारी तो करके आया था 48 घंटे की, लेकिन 8 घंटे में ही पाकिस्तान अपने घुटनों पर आ गया। 8 घंटे में ही भारत ने उसकी कमर तोड़ दी और उसके बाद पाकिस्तान ने कहा कि हम इस युद्ध को रोकना चाहते हैं। पाकिस्तान ने सीज फायर करने के लिए रिक्वेस्ट की और फिर भारत ने उस रिक्वेस्ट को स्वीकार कर लिया। ये भारत के सीडीएस जनरल अनिल चौहान कह रहे हैं, लेकिन इन्होंने ही पिछले हफ्ते एक इंटरव्यू किया था और एक बयान दिया था कि जिस पर उनसे पूछा गया कि युद्ध में भारत का कितना नुकसान हुआ है, और उन्होंने कहा कि नुकसान तो हुआ है, लेकिन उससे ज़्यादा महत्वपूर्ण ये है कि ये नुकसान क्यों हुआ। उन्होंने एक जवाब दिया और हमारी सेना भी ये कह चुकी है कि जब आप युद्ध लड़ने के लिए जाते हैं तो नुकसान तो होते हैं। और जब जनरल चौहान का ये बयान आया तो हमारे देश के लोगों ने इसे सोशल मीडिया पर इतना वायरल कर दिया। जनरल चौहान ने तो ये कहा था कि भारत ने अपने टैक्टिक्स को सुधारा, अपनी रणनीति को सुधारा और पाकिस्तान को इस युद्ध में हरा दिया। लेकिन इस बयान को हमारे देश की एक खास लॉबी ने तोड़ मरोड़ कर पेश किया और वो इसमें भारत के नुकसान को लेकर राजनीति करने लगे। अपनी पूरी ताकत ऐसे लोगों ने भारत के नुकसान के बारे में पता लगाने में लगा दी। आप याद कर लीजिए, जिस दिन जनरल चौहान ने यह बयान दिया था, उन्होंने यह भी कहा था कि भारत इस युद्ध को जीता है। उसे तो लोगों ने इग्नोर कर दिया, और जहां उन्होंने यह कहा कि भारत को भी कुछ नुकसान हुआ, उसे लोगों ने पकड़ लिया और सिर्फ उसे वायरल कर दिया। और फिर लोगों ने सोशल मीडिया पर पूरी की पूरी एक कैंपेन चलाई जिसमें यह कहा गया कि भारत के सीडीएस ने यह स्वीकार कर लिया है कि भारत के जो हैं फाइटर जेट्स वो गिरे हैं, भारत का बड़ा नुकसान हुआ है। लेकिन आज जब जनरल अनिल चौहान ये कह रहे हैं कि भारत पाकिस्तान को 8 घंटे में ही घुटनों पर ले आया, तो ये सारे लोग चुप बैठे। अब इस बयान को कोई वायरल नहीं करेगा, यह बयान सोशल मीडिया पर आपको कहीं दिखाई नहीं देगा। इस बयान पर बड़े बड़े नेता अपनी प्रतिक्रिया नहीं देंगे और इनमें से कोई भी पाकिस्तान के नुकसान पर कुछ नहीं कहेगा। अंग्रेजी में इसी को डबल स्टैंडर्ड्स कहते हैं, और हमारे देश में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो भारत के नुकसान को उसकी हार साबित करना चाहते हैं, इस पर इंक्वायरी कमीशन बैठाना चाहते हैं और एक तरीके से पाकिस्तान की ही मदद करना चाहते हैं। लेकिन ये सारे लोग पाकिस्तान के नुकसान के जो सबूत आ रहे हैं उन पर बात तक नहीं करना चाहते। ये सबूत इन्हें स्वीकार नहीं है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जब हमारे सीडीएस खुद कहते हैं कि पाकिस्तान 8 घंटे में घुटनों पर आ गया था, तो अब हमारे देश के लोग अब उसके भी सबूत मांगते हैं। लेकिन जब पाकिस्तान कहता है कि उसने भारत को बहुत नुकसान पहुंचाया, तो यही सारे लोग पाकिस्तान से सबूत नहीं मांगते, बल्कि पाकिस्तान के झूठ पर आंख बंद करके विश्वास कर लेते हैं। हमारे देश के नेता अपने देश की सेना से ज्यादा दूसरे देशों की बातों पर विश्वास करते हैं। अपने देश के सीडीएस से ज्यादा दुश्मन देश के फील्ड मार्शल पर विश्वास करते हैं। और इस पर आजकल हमारे देश में बड़ी राजनीति हो रही है, और इसी पर आप भारत में लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी के नए बयान को भी आज आप सुनिए। ये बीजेपी आरएसएस वालों को अब मैं अच्छी तरह जानता हूं। इन पर थोड़ा सा दबाव डालो, थोड़ा सा धक्का मारो, डर के भाग जाते हैं ये लोग। जैसे उधर से ट्रंप ने एक इशारा। तो अब आप देखिए कि राहुल गांधी ये कह रहे हैं कि ट्रंप ने जैसे ही इशारा किया वैसे ही भारत ने सरेंडर कर दिया। और ये हमारे देश में राजनीति इस समय चल रही है। अब हम आपको ये बताएंगे कि कुछ सपनों को पूरा होने में वक्त लगता है, और जिस तरह आरसीबी का आईपीएल जीतने का सपना
18 वर्षों के बाद पूरा हुआ, ठीक वैसे ही कश्मीर को रेल नेटवर्क से पूरी तरह जोड़ने का सपना पूरा करने में 132 वर्ष लगे। ये सपना है कश्मीर में चिनाब नदी पर दुनिया का सबसे ऊंचा रेल ब्रिज बनाने का, और आप ये भी कह सकते हैं कि भारत ने पाकिस्तान के बारूद का जवाब इस ब्रिज से दिया है। प्रधानमंत्री मोदी इस पुल का उद्घाटन इसी महीने 6 जून को करेंगे, जब पहलगाम के आतंकवादी हमले को 1.5 महीना पूरा हो जाएगा। इस पुल के उद्घाटन से भारत कश्मीर में पाकिस्तान के आतंकवाद का जवाब विकास से देगा, और यह विकास भी ऐसा कि दुनिया इस पुल को देखकर हैरान हो रही है। और इस पुल की ऊंचाई चिनाब रिवर बेड से 359 मीटर है और लंबाई है 1315 मीटर, और दुनिया का सबसे ऊंचा रेल ब्रिज इसे बताया गया है, जो पेरिस के आईफिल टावर से भी 35 मीटर ऊंचा है, और दिल्ली के कुतुब मीनार से यह ब्रिज 287 मीटर यानी 5 गुना ऊंचा है। प्रधानमंत्री मोदी 6 जून को वंदे भारत ट्रेन को भी हरी झंडी दिखाएंगे, जो इसी रेल ब्रिज से गुजरते हुए कटरा से श्रीनगर तक जाएगी, और कश्मीर तक के लिए यह पहली ट्रेन होगी जो कटरा से श्रीनगर तक के सफर को 3 घंटे कम कर देगी। चिनाब ब्रिज से न सिर्फ यह यात्रा बहुत आसान होगी, बल्कि सामरिक रूप से भी यह बहुत महत्वपूर्ण है। यह ब्रिज पाकिस्तान के खिलाफ भारत को सीमा के क्षेत्रों में एक बढ़त दिलाएगा, और पाकिस्तान अब इसलिए भी परेशान है कि इस पुल के बन जाने से कश्मीर के लोगों को फायदा होगा, और वो दुनिया में कश्मीर पर अपना झूठा नैरेटिव अब नहीं फैला पाएगा। पाकिस्तान चाहता है कि इस इलाके में आतंकवाद फैले, और भारत उसका जवाब दे रहा है विकास से। ये पुल भारत की इंजीनियरिंग का बेमिसाल नमूना है, और इसे इस प्रकार से डिजाइन किया गया है कि 266 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलने वाली हवा भी इसका कुछ बिगाड़ नहीं पाएगी, और पुल जोन 5 के भूकंप को भी सह सकता है। तो आप देखिए इस पुल की जो खासियत है। इस पुल की तस्वीर को मैं आपको दिखाता हूं एक बड़ी स्क्रीन पर, ताकि आप देख पाएंगे कि यह पुल कैसा है। अब हम आपको हमारी जयचंद सीरीज के जरिए लगातार यूट्यूबर जासूसों से सावधान करेंगे। ये हमारी सीरीज है जिसमें हम हमेशा आपसे कहते हैं कि अपने यूट्यूबर्स को ध्यान से चुनिए। भारत में रहकर पाकिस्तान के लिए जासूसी करने वाले जयचंदों की लिस्ट लंबी होती जा रही है। पिछले 36 घंटों में पंजाब से 2 लोगों को पाकिस्तान के लिए जासूसी करने में गिरफ्तार किया गया है, जासूसी करने के आरोप में। अब पंजाब पुलिस ने जसबीर सिंह को गिरफ्तार किया है। और जसबीर सिंह कौन है? जसबीर सिंह जान महल नाम का एक यूट्यूब चैनल चलाता है, और इस यूट्यूब चैनल पर उसके 10 लाख से ज्यादा फॉलोअर्स हैं। पंजाब पुलिस ने यह जानकारी दी कि जसबीर सिंह पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI के एजेंट शाकिर उर्फ जट रंधावा के संपर्क में था, और जसबीर 3 बार पाकिस्तान भी जा चुका है। 2020, 2021 और 2024 में इसने पाकिस्तान का दौरा किया था। जसबीर जासूसी के आरोप में गिरफ्तार की गई ज्योति मल्होत्रा के भी संपर्क में था, और आपको हमने पहले दिखाया था कि ज्योति मल्होत्रा किस तरह से पाकिस्तान उच्चायोग के संपर्क में थी। हमने आपको पाकिस्तान उच्चायोग के अधिकारी एहसान उर रहीम उर्फ दानिश और ज्योति मल्होत्रा की तस्वीरें भी दिखाई थी। जसबीर भी पाकिस्तानी उच्चायोग के उस पार्टी में गया था जिसमें ज्योति मल्होत्रा शामिल हुई थी। आप इन तस्वीरों में ज्योति मल्होत्रा, जसबीर और दानिश को देख पाएंगे। जसबीर भी ज्योति मल्होत्रा की तरह फेमस यूट्यूबर बनना चाहता था, अपने फॉलोअर्स को बढ़ाना चाहता था, ज्यादा से ज्यादा लाइक्स पाना चाहता था, लेकिन उसने इसके लिए देश से गद्दारी का रास्ता चुना। और इसलिए आज हम आपको लगातार आपको कहते आ रहे हैं कि यूट्यूबर जासूसों से आप सावधान रहिए। जसबीर सिंह की गिरफ्तारी से एक दिन पहले पंजाब से ही गगनदीप सिंह को भी जासूसी के ही आरोप में गिरफ्तार किया गया। यह भी पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI और खालिस्तान समर्थक गोपाल सिंह चावला के संपर्क में था। जांच एजेंसियों को गगनदीप के फोन से कई महत्वपूर्ण सबूत मिले हैं।
गगनदीप आईएसआई के 20 अधिकारियों के साथ संपर्क में था और इस पर ऑपरेशन सिंदूर के दौरान सेना की तैनाती जैसी संवेदनशील जानकारियों को पाकिस्तान तक पहुंचाने का आरोप है। ये ऐसी जानकारियां पाकिस्तान को दे रहा था जिससे राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरा पैदा हो सकता था। इसी बीच रक्षा मंत्रालय ने सेना के वरिष्ठ अधिकारियों और उनके परिवारों की प्राइवेसी को ध्यान में रखते हुए मीडिया को एक एडवाइजरी जारी की है। रक्षा मंत्रालय ने कहा है कि सेना के अधिकारियों और उनके परिवार से मिलने से अब मीडिया को परहेज करना चाहिए। उनका इंटरव्यू और उनसे कोई भी बातचीत तब तक ना करें जब तक इसकी सही औपचारिक अनुमति किसी भी पत्रकार को या मीडिया को न मिली हो। इसमें यह भी बताया गया है, कहा गया है कि सेना के अधिकारियों के घरों के पते, उनके परिवारों की तस्वीरें और उनसे जुड़ी जानकारियां प्रकाशित और प्रसारित करने से मीडिया को बचना चाहिए और सैनिकों के परिवारों की जो प्राइवेसी है, निजता है, उसका सम्मान करना चाहिए। सामान्य तौर पर यूट्यूबर और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स इस तरह की गाइडलाइंस का कभी पालन करते ही नहीं। कुछ लोग अनजाने में तो कुछ लोग जानबूझकर पैसे के लालच में संवेदनशील जानकारियां लीक कर देते हैं। हमने आपको पहले भी बताया कि आप अपने यूट्यूबर और इन्फ्लुएंसर्स का चुनाव बहुत सावधानी से करें। ये सब वो लोग होते हैं जो बड़ी आसानी से संवेदनशील जगहों का वीडियो बनाकर यूट्यूब पर डाल देते हैं, जिसका आसानी से दुश्मन देश फायदा उठाते हैं, उनका इस्तेमाल करते हैं। इसलिए कौन सा यूट्यूबर आज किस मंशा के साथ वीडियो बना रहा है, कौन सा यूट्यूबर अपने स्टूडियो में बैठकर अपने एक कमरे में वीडियो शूट करते समय या बाहर किसी संवेदनशील जगह पर वीडियो शूट करते समय आपसे क्या कह रहा है, आपको गलत जानकारी दे रहा है, आपके दिमाग को किसी खास रास्ते पर ले जाने की कोशिश कर रहा है, किसके कहने पर कर रहा है, कहां से उसको पैसा मिल रहा है, ये सब जानने की बहुत आवश्यकता है। आप कई बार सोचते हैं कि हमने ये वीडियो यूट्यूब पर देखा, कई यूट्यूबर्स को आप फॉलो करते हैं ये सोचकर कि ये तो पत्रकार है, ये सही बात बताता है, लेकिन अब हमेशा ऐसे पत्रकारों को, ऐसे यूट्यूबर्स को भी आप अपने कॉमन सेंस के लेंस से ज़रूर देखें और ये देखें कि अगर ये यूट्यूबर एक ख़ास विचारधारा को आपके दिमाग में पैदा कर रहा है, अपने देश के खिलाफ बातें आपके दिमाग में भर रहा है, ऐसी बातें कर रहा है जिससे पाकिस्तान जैसे दुश्मन देशों को फ़ायदा हो सकता है, अपनी सरकार पर ही सवाल कर रहा है, अपनी सेना पर सवाल कर रहा है, तो समझ जाइए इसके तार कहीं और से जुड़े हैं। समझ जाइए कि इसका खर्चा पानी कहीं और से आ रहा है। अभी तो कुछ लोग पकड़े गए हैं, जब जांच होगी तो बड़ी संख्या में ऐसे लोग सामने आएंगे जिनके तार या तो किसी पॉलिटिकल पार्टी से जुड़े हुए हैं या किसी खास एजेंसी से वो जुड़े हुए हैं। और बहुत सारे लोग तो ऐसे हैं जो बाहर विदेशों में बैठकर वीडियोस बनाते हैं और भारत की राजनीति को ही प्रभावित करने की कोशिश करते हैं, बाहर बैठे बैठे भारत को अस्थिर करने की कोशिश करते रहते हैं। अब आप सोचिए उनकी मंशा क्या हो सकती है। अब हम आपको ये दिखाएंगे कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने गोल्ड लोन को लेकर कौन से नए नियम बनाए हैं और ये आपको ध्यान से देखने चाहिए क्योंकि इनका असर आप पर भी पड़ सकता है। इन गाइडलाइंस पर वित्त मंत्रालय ने आरबीआई को एक सिफारिश भेजी है और कहा है कि इन नियमों से कम कीमत के गोल्ड लोन्स को बाहर रखना चाहिए। इनमें भी जिस नियम की सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है वो है LTV रेशियो का नियम। इसका मतलब होता है लोन टू वैल्यू रेशियो। उदाहरण के लिए 1 लाख रुपए के सोने पर कितने पैसे का लोन दिया जा सकता है, उसे LTV रेशियो कहते हैं। आरबीआई ने अब इसकी एक सीमा निर्धारित करने का फैसला किया है और कहा है कि यह अनुपात 75% से ज्यादा नहीं हो सकता। यानी आपके पास अगर 1 लाख रुपए का सोना है तो उस पर अधिकतम आपको 75,000 रुपए का लोन ही मिल सकता है। यह नियम इसलिए बनाया गया क्योंकि गोल्ड लोन देने वाले बैंक और कंपनियां इस समय सोने की कीमत के बराबर उस पर लोन देती हैं। जैसे अगर आपने 1 लाख रुपए का लोन दिया तो आपको 1 लाख रुपए का सोना दिया तो उस पर आपको लोन भी 1 लाख रुपए का मिल जाएगा। और लोगों को भी इसके लिए प्रोत्साहित किया जाता है कि उन्हें चाहे 50,000 रुपए की जरूरत हो लेकिन वो अपने 1 लाख रुपए के सोने पर पूरा 1 लाख रुपए का ही लोन ले लें। ऐसी स्थिति में आम लोग अपना सोना गिरवी रखकर लोन तो ले लेते हैं लेकिन बाद में ब्याज के साथ उस लोन को लौटाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। लेकिन अब इस नियम से आम लोगों का जोखिम कम हो जाएगा। बैंक और कंपनियां सोने की कीमत के बराबर अब आपको लोन नहीं देंगी और आम आदमी भी ज्यादा उधार लेने से बचेगा। दूसरा नियम यह है कि आप कितना सोना गिरवी रखकर लोन ले सकते हैं। पहले अगर किसी व्यक्ति के पास
5 किलोग्राम, 10 किलोग्राम या उससे भी ज्यादा का सोना या ज्वेलरी होती थी तो उस ज्वेलरी को वो गिरवी रखकर बैंक से लोन ले सकता था। लेकिन अब इस पर भी एक सीलिंग लग सकती है। आरबीआई ने कहा है अगर आपके पास सोने के सिक्के हैं तो आप अधिकतम 50 ग्राम सोने के सिक्कों पर ही गोल्ड लोन ले सकते हैं, जबकि ज्वेलरी के मामले में आप अधिकतम 1 किलोग्राम सोने पर ही लोन ले सकते हैं, इससे ज्यादा पर नहीं। इस नियम का असर उन परिवारों पर ज्यादा पड़ेगा जिनके पास बहुत ज्यादा सोना होता है। और तीसरा नया नियम यह है जिसे कहते हैं प्रूफ ऑफ ओनरशिप। इसका मतलब यह है कि जिस सोने पर आप बैंक से लोन मांग रहे हैं वो सोना आपका ही है, इसका अब से आपको सबूत देना पड़ेगा। यानी अब सोने के साथ उसके बिल को भी उतना ही संभाल कर आप रखिएगा। आपके पास सोना है, लेकिन आप साबित कैसे करेंगे कि ये सोना आपका है? उसके लिए आपके पास उसका स्रोत होना चाहिए। आपको बताना होगा ये सोना कहां से लिया। इसलिए अगर आपने सोना खरीदा है, अगर ज्वेलरी खरीदी है तो उसका बिल संभाल कर रखिए। जिन लोगों के पास उनका पुश्तैनी सोना है या गिफ्ट में उन्हें सोना मिला है या विरासत में मिला है और सोना और आभूषण ऐसे उनके पास हैं जो कि बहुत सारे घरों में होते हैं, तो उस सोने को लेकर एक सेल्फ डिक्लेरेशन बैंक में देनी होगी। बैंक को आपको यह बताना होगा कि यह सोना आपके पास कहां से आया है। लिखकर आपको बताना पड़ेगा कि यह मेरा पुश्तैनी सोना है, यह मुझे गिफ्ट में मिला है, यह मुझे विरासत में मिला है। यह आपको सेल्फ डिक्लेरेशन देना पड़ेगा। यह नियम इसलिए जरूरी है क्योंकि कई बार काले धन को सोने में बदला जाता है और उस सोने पर लोन लेने की कोशिश होती है, जिसे मनी लॉन्ड्रिंग भी आप कह सकते हैं। तो वो सारे लोग जिनके पास ब्लैक मनी है वो उसका सोना ले लिया करते थे और सोने को फिर बाजार में बेच दिया करते थे या सोने पर लोन लेते थे। अब उनको मुश्किल आ जाएगी। चौथा नियम है लोन की कीमत कैसे तय होगी। जैसे अभी बहुत सारे बैंक और गोल्ड देने वाली कंपनियां आपको ये बताती हैं कि आप जो सोना गिरवी रखना चाहते हैं वो 24 कैरेट का है, 22 कैरेट का है, 20 का है या 18 कैरेट का है। ऐसा करके कई बार आपके सोने की वैल्यूएशन बढ़ाई जाती है जिससे आप ज्यादा लोन ले सकें और ज्यादा लोन लेकर ज्यादा ब्याज चुकाएं। तो हमेशा याद रखिए ये सारी कंपनियां, प्राइवेट बैंक, प्राइवेट कंपनियां जो गोल्ड लोन देती हैं, इनकी कोशिश है कि आप ज्यादा से ज्यादा लोन लें, क्योंकि जितना ज्यादा आप लोन लेंगे उनको ब्याज भी उतना ही ज्यादा मिलेगा। लेकिन अब इसे लेकर भी नया नियम बनाया गया है। इसके तहत अब बाजार में 22 कैरेट के सोने का जो भाव चल रहा है उसी के आधार पर आपके सोने की वैल्यूएशन निकालकर उस पर लोन दिया जाएगा। और पांचवा नियम है फुल डिस्क्लोजर एग्रीमेंट का। अब जिस सोने पर आपको लोन मिला है उस सोने का वजन, उसका डिस्क्रिप्शन और लोन नहीं चुकाने पर उस सोने की नीलामी को लेकर सारी शर्तें पहले से लिखनी होंगी और इनके बारे में ग्राहकों को बताना होगा। आरबीआई ने यह भी कहा है कि ऐसे मामलों में सोने की नीलामी भी एक निश्चित राशि से कम में नहीं होगी। और आखिरी नियम है यूज मॉनिटरिंग का। इसके तहत अब आपको गोल्ड लोन लेते समय खास तौर पर यह बताना होगा कि आप ये लोन ले क्यों रहे हैं, इस लोन का क्या करेंगे आप और इन पैसों का इस्तेमाल आप कहां कहां पर करने वाले हैं। ये नियम अभी लागू नहीं हुए हैं, लेकिन आरबीआई चाहता है कि अगले साल से इन नियमों का पालन शुरू हो जाए। आरबीआई ये नियम इसलिए लाया क्योंकि अब गोल्ड लोन्स की मांग बढ़ रही है और गोल्ड लोन्स खराब लोन्स में भी तेजी से तब्दील हो रहे हैं। एक साल पहले अप्रैल 2024 तक बैंकों में सोने के आभूषण गिरवी रखकर 1,01,000 करोड़ रुपए का लोन लिया गया था, लेकिन अब अप्रैल 2025 में यही राशि बढ़कर 2,23,000 करोड़ रुपए तक पहुंच गई है और इसमें 120% की वृद्धि हुई है। गोल्ड लोन देने वाली प्राइवेट कंपनियों के गोल्ड लोन में भी 6 महीने में 14% की वृद्धि हुई है और इन कंपनियों में भी हमारे देश के लोग अपनी गोल्ड ज्वेलरी गिरवी रखकर 1,74,000 करोड़ रुपए का लोन ले चुके हैं। और गोल्ड लोन की ये मांग 2 वजहों से बढ़ी। पहला, गोल्ड लोन में किसी भी व्यक्ति का क्रेडिट स्कोर और सिबिल स्कोर देखा नहीं जाता। अगर आपका सिबिल स्कोर बेकार है तब भी आपको लोन मिल जाएगा। और अगर आपके पास सोना है तो आपको उस सोने पर अलग अलग ऑफर्स के साथ आसानी से लोन मिलता है। दूसरा, अगर लोग इस लोन को चुका नहीं पाते तो इसका उन पर कोई ज्यादा दबाव नहीं आता। उदाहरण के लिए, जब कोई व्यक्ति पर्सनल लोन लेता है तो उसमें ईएमआई बाउंस होने पर, चेक बाउंस होने पर बैंक से आपके पास कई फोन आते हैं। आपको कहीं से भी कुछ भी करके अपनी ईएमआई बैंक में जमा करानी पड़ती है। लेकिन गोल्ड लोन के मामले में आपको पता होता है अगर आपने लोन नहीं भी चुकाया
तो ज्यादा से ज्यादा आपका गिरवी रखा हुआ सोना नीलाम हो जाएगा, इससे ज्यादा कुछ नहीं। कोई आपको परेशान नहीं करेगा। यहां आपको अपना सोना गंवाने पर अफसोस होता है, लेकिन इसका आपके ऊपर उतना दबाव नहीं होता जितना पर्सनल लोन और दूसरे लोन को नहीं चुकाने पर होता है। और यही कारण है कि बहुत सारे लोग आगे चलकर बैड लोन वाले बन जाते हैं। यानी बैड लोन एक ऐसा लोन जो वापस नहीं किया गया। पिछले साल बैंकों से लिया गया 1400 करोड़ रुपए का गोल्ड लोन लोगों ने चुकाया ही नहीं, लेकिन एक साल बाद आज यही आंकड़ा 2040 करोड़ रुपए का हो गया है, वो लोन जो चुकाया नहीं गया। इसके गोल्ड लोन देने वाली प्राइवेट कंपनियों का भी 4784 करोड़ रुपए का लोन अब एनपीए में तब्दील हो चुका है, यानी नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स बन चुका है। लोग जब गिरवी रखा हुआ लोन छोड़ा नहीं पाते तो वो इसे नीलाम होने देते हैं, और ऐसी स्थिति में वो बैंकों से ये भी नहीं पूछ पाते कि उनके नीलाम हुए सोने की कितनी कीमत मिली, और इसमें पारदर्शिता भी बहुत कम होती है। और यही सोचकर आरबीआई ने ये सारे नियम अब आरबीआई लेकर आया है। अब एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, और ब्रेक के बाद हम आपको इस खबर का दूसरा भाग भी दिखाएंगे, और साथ ही आपको ये भी बताएंगे कि आजकल हमारे देश में रिश्तों में जो दरारें आ रही हैं, क्या उसके पीछे सोशल मीडिया है। कौन है जो देश की वायरिंग को सेफ बनाता है? कौन है जो देश की वायरिंग को इको फ्रेंडली बनाता है? कौन है जो जोड़े देश को? विकसित भारत का विकसित वायर। Where the software engineer with a big idea meets the smart market analyst, meets the cool UI UX designer, meets the gifted content writer, meets the talented photographer to create the big dream. The world comes together at Sharda University. So where are you? पापा घर तो बहुत सुंदर बनने वाला है, और अंदर से मजबूत भी, बिल्कुल एक फौजी की तरह जो फैमिली को रखे सेफ। पर भैया घर पे आर्मी थोड़ी लगेगी। आर्मी नहीं, टफकॉन टीएमटी। देश के लिए आर्मी, घर के लिए टफकॉन टीएमटी। एक ही बात है, टफकॉन टीएमटी। अब इंडिया बनेगा एक्स्ट्रा टफ। इस देश की हर माँ, बच्चे, बूढ़े, जवान, खिलाड़ी, डॉक्टर, इंजीनियर, सबको गाय भैंस की दूध की शक्ति पर भरोसा है। पर जब इन पशुओं को कपिला पशु आहार मिलेगा, तभी तो दूध सिर्फ ज्यादा ही नहीं, शक्ति से भरपूर भी होगा। कपिला पशु आहार, देश का नंबर 1 पशु आहार। Become a proud Prestigian. Pursue BBA and MBA at PIMR Indore. Get 100% placement support. Industry-focused curriculum. Shaping leaders since 1994. Join PIMR Indore. This is no ordinary sky. This is where legends are born. Clear to space transition. Roger. Re-engaging heat. In the vast expanse above, the Indian Air Force reigns. Unseen, unstoppable, unmatched. Join the Indian Air Force to be a cut above. Start successful legal career with Prestige, offering LLB and LLM with expert faculty and practical exposure, shaping leaders since 1994. Join PIMR Indore. कौन है जो जोड़े देश को? विकसित भारत का विकसित वायर। और अब आज का आखिरी विश्लेषण। किसी भी रिश्ते में भरोसा उसकी सबसे मजबूत कड़ी है, लेकिन शक एक ऐसा दीमक है जिससे मजबूत से मजबूत रिश्ता बिखर जाता है। लेकिन क्या सोशल मीडिया आपसी रिश्तों में शक को बढ़ा रहा है? क्या सोशल मीडिया आपसी रिश्तों को टॉक्सिक बना रहा है, जहरीला बना रहा है? आज मैं आपसे ये सवाल इसलिए पूछ रहा हूं क्योंकि हाल ही में कुछ ऐसी घटनाएं हुई जो इसी तरफ इशारा करती हैं। जरा ध्यान से सुनिएगा। पिछले कुछ हफ्तों के अंदर दिल्ली में 3 युवा लड़कियों की जान उन लड़कों ने ले ली जो खुद को उनका बॉयफ्रेंड बताते थे और उनके लिए अपनी जान देने की बातें किया करते थे। लेकिन आखिर ऐसा क्या हुआ
कि इन लड़कों ने अपनी गर्लफ्रेंड की हत्या कर दी। आज हम देश की राजधानी दिल्ली में रिश्तों पर सोशल मीडिया के लगते ग्रहण को डिकोड करेंगे। 1 जून को दिल्ली के जहांगीरपुरी में रहने वाली 18 साल की महक जैन की उसके 18 साल के ही बॉयफ्रेंड ने हत्या कर दी। पहले उसके बॉयफ्रेंड ने महक पर चाकू से हमला किया, फिर बाद में उसकी बॉडी को जलाने की कोशिश की। महक के बॉयफ्रेंड को शक था कि महक किसी और से बात करती है। दूसरी घटना 7 अप्रैल की है। दिल्ली कैंट में 19 साल की विजय लक्ष्मी को उसके 20 साल के बॉयफ्रेंड ने चाकू से कई बार हमला करके मार डाला। इसके बाद आरोपी ने खुद पर भी चाकू से वार किया, यानी वो खुद की भी जान लेना चाहता था। जुनून देखिए। आरोपी को शक था कि विजय लक्ष्मी किसी और से बात करती है। तीसरी घटना 12 मार्च की है। 21 साल की कोमल को उसी के दोस्त ने गला घोंटकर मार डाला और बाद में उसकी बॉडी को नाले में फेंक दिया। इसमें भी उसके बॉयफ्रेंड को शक था कि कोमल का किसी और के साथ अफेयर चल रहा है। इन तीनों ही हत्याओं में एक बात कॉमन है, अपनी गर्लफ्रेंड पर शक, और इसके पीछे है सोशल मीडिया जो आपसी रिश्तों में जहर घोल रहा है। सोशल मीडिया रिश्ते में जुनून पैदा करने के लिए एक ईंधन का काम करता है। दरअसल आज सोशल मीडिया शक को ईंधन देने वाला एक हथियार बन गया है। स्नैपचैट, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, फेसबुक जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स अपने पार्टनर, अपने दोस्त या अपनी गर्लफ्रेंड पर नजर रखने के आधुनिक औजार बन गए हैं। कौन कहां है, किसके साथ है, किसकी तस्वीर और पोस्ट को लाइक कर रहा है, इन सारी बातों पर आसानी से नजर रखी जा सकती है सोशल मीडिया के जरिए। और इन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स की वजह से अब किसी पर नजर रखना, किसी को ट्रैक करना बहुत आसान हो गया है। अब सोशल मीडिया का इस्तेमाल अपने पार्टनर को कंट्रोल और उस पर नजर रखने के लिए किया जा रहा है, और इसकी वजह से साइकोलॉजिकल ऑब्सेशन यानी मनोवैज्ञानिक जुनून, ईर्ष्या और हिंसा की भावनाएं बढ़ रही है। अपनी गर्लफ्रेंड को अपना हमसफर या साथी मानने के बजाय उसे अपनी जागीर समझने की भावना युवाओं में पैदा हो रही है। वो समझते हैं कि ये हमारी प्रॉपर्टी है। अपने पार्टनर को पूरी तरह से अपने कंट्रोल में करने का ट्रेंड बढ़ रहा है। अपनी गर्लफ्रेंड से ऐसी उम्मीदें रखी जा रही हैं जिसे पूरा करना मुमकिन नहीं है। आपसी रिश्तों में भरोसे की कमी अब बढ़ रही है, और अपने पार्टनर को खोने की आशंका और डर भी लोगों के अंदर बढ़ रहा है, युवाओं में बढ़ रहा है। वो अपने पार्टनर को खोना नहीं चाहते। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि इस टॉक्सिक बर्ताव को अब रिश्तों में स्वीकार भी किया जा रहा है, और बहुत सारे रिश्तों में यह नया नॉर्मल बन चुका है। यानी अगर एक पार्टनर किसी रिश्ते में बदतमीजी कर रहा है, हिंसक हो रहा है, तो उसे स्वीकार किया जा रहा है। आजकल आपने देखा होगा कि हम अपनी हर छोटी बड़ी बात को सोशल मीडिया पर शेयर करते हैं। सेल्फी के जरिए बताते हैं कि हम कहाँ हैं, क्या कर रहे हैं, किसके साथ हैं। रील्स बनाते हैं, अपने बारे में सब कुछ शेयर करते रहते हैं। सेल्फी और रील्स का ट्रेंड अब तक एक लत बन चुका है, और यही सबसे ज़्यादा नुकसानदायक है। इस तरह के लड़के पहले सोशल मीडिया पर, इस तरह के जो लड़के हैं सोशल मीडिया से अपनी गर्लफ्रेंड की ऑनलाइन गतिविधियों पर नजर रखते हैं। जब वो देखते हैं कि उनकी गर्लफ्रेंड किसी और से बात कर रही है, तो उनका शक हिंसा में बदल जाता है। प्यू रिसर्च सेंटर की एक रिपोर्ट के मुताबिक 40% लोगों ने यह माना कि वो अपने पार्टनर के स्मार्टफोन पर बिताए जाने वाले समय से परेशान हैं। सोशल मीडिया की वजह से उनके पार्टनर उनके लिए ज्यादा समय नहीं निकाल पाते। इस सर्वे में यह भी पता लगा कि अब लोग वास्तविक जीवन में समय गुजारने के बजाय सोशल मीडिया पर ज्यादा समय गुजारते हैं, जिसकी वजह से वो असल जिंदगी और सच्चाई से दूर होने लगते हैं। उससे अकेलापन, आत्मसम्मान में कमी, ये सब होने लगता है। रिश्तों पर सोशल मीडिया का गलत प्रभाव हम सभी के लिए एक अलार्म की तरह है, और ऐसे में हम आपको सलाह देना चाहेंगे कि आपसे रिश्ते को सम्मान और स्पेस दें, रिश्तों में भरोसे को प्राथमिकता दें, सोशल मीडिया को लेकर जागरूक रहें और टॉक्सिक रिलेशनशिप में फंसे लोगों की मदद करने की कोशिश करें। ये एक ऐसा विषय है जो आजकल हमारे युवाओं को बहुत परेशान कर रहा है। इस पर आगे भी हम बात करते रहेंगे। तो आज के लिए डिकोड में इतना ही। अब आपसे हमारी अगली मुलाकात होगी कल रात 9 बजे। तब तक आप खुश रहिए, सुरक्षित रहिए, स्वस्थ रहिए। और जीवन का कड़वा सच ये है कि आंसुओं का कोई रंग नहीं होता, और जब ये आते हैं तब कोई संग नहीं होता। नमस्कार।